प्रॉपर्टी आ रही है थर्ड और इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके अंदर सबसे पहले हमें ये जानना है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो उसमें लिखो बच्चों द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के इक्वल हो जाए तो ये उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बच्चों? ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस वक्त सॉलिड और लिक्विड दोनों का ही वेपर प्रेशर सेम हो जाए तो उसको हम कहते हैं बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट के बाद फिर हम लोग थोड़ी सी बात लिखेंगे इसमें कि उसी तरह से कि वेपर प्रेशर जो है वो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट किस वजह से हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का दरअसल इस तरह से होता है बच्चों कि अगर हम प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ बनाएं, यहाँ पे देखो ये ग्राफ है बच्चों वेपर प्रेशर का और ये है टेम्परेचर की एक्सिस। तो जब हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर कम कर रहे होते हैं तो वेपर प्रेशर कम होता है। ये पुरानी बात है, हम लोग पढ़ रहे थे कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेपर प्रेशर बढ़ता रहता है। तो अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता रहेगा। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर सॉलिड लिक्विड का इक्वल हो जाएगा। ठीक, लिक्विड का और सॉलिड का इक्वल है। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट। ये T1 हुआ, तो ये T1 हमने यहाँ पर एक सॉल्वेंट का ले लिया ग्राफ, ये सॉल्वेंट। अब हमने क्या किया बच्चों? अब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डिसॉल्व किया। कौन डिसॉल्व हुआ? नॉन वोलेटाइल सॉलिड। और उसे डिसॉल्व होने के बाद सोल्यूशन बन गया। अब हम वहीं पर लाए इसको उतने ही टेम्परेचर पर, तो उतने टेम्परेचर पे देखा तो फ्रीजिंग पॉइंट नहीं आया। अभी सॉलिड लिक्विड का वेपर प्रेशर नहीं आया, अभी इसको और कम करना पड़ा। यहाँ पर जाकर वो स्टेज आई जब इसका वेपर प्रेशर सॉलिड लिक्विड का इक्वल हुआ तो इस T2 को नाम दिया गया इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो जो इतना डिफरेंस आ रहा है इसी को हम डेल्टा TF कह रहे हैं। ये सॉल्वेंट है और ये है सॉल्यूशन। अगर एक और सॉल्यूशन ले लें जो इससे भी ज्यादा कंसंट्रेटेड हो तो वो और आगे निकल कर आएगा और आगे निकल कर आएगा। जैसे वहां पे कई लाइनें बनाई थी, इसी तरह से जितना भी ये डिस्टेंस आगे बढ़ती रहेगी उतना सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती रहेगी। तो ये बात थी बच्चों, समझ पाया बच्चों क्या हुआ कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था। बिल्कुल इस तरह से, जैसे सिंपल एग्जांपल है कि पानी खोल रहा है और तुमने जाकर उसके अंदर शुगर डाल दी 2-4 चम्मच या NaCl डाल दिया तो उसको खोलना बंद हो जाएगा। वही स्टेज आने के लिए तुम्हें फर्दर और हीट देना पड़ेगी, तब जाके वो स्टेज आएगी। ठीक, तो इसी तरह से यहाँ पर अगर एग्जाम्पल दे दे तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये है कि जैसे सपोज कर लो कि ये सॉल्वेंट था हमारा, वाटर को हम फ्रीज कर रहे हैं तो हम वाटर से आइस बना रहे थे। तो आइस बनाने के लिए तो ये तो तुमने देख लिया TF थोड़ी सी स्पेस दे देते, तो आइस को हम फ्रीज कर रहे थे। तो फ्रीज करने का मतलब उसका वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है, उसमें से क्या कर रहे हैं हीट को निकालते जा रहे हैं, उसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है। टेम्परेचर कम होने से उसका वेपर प्रेशर में कमी आती जा रही है। एक स्टेज ऐसी आई जब वेपर प्रेशर सॉलिड लिक्विड का इक्वल हो गया, जिसे हम कहते हैं फ्रीज हो गया। तो मान लो कि ये हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया, वहां पर फ्रीज हो गया। ठीक, समझाने के लिए 0 ले लिया या कोई दूसरी वैल्यू ले सकते हैं। चलो 0 के अलावा कोई नॉन जीरो डिजिट ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये 2 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो गया, सपोज कर लिया। अब क्या हुआ कि हमने उसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया और वो सॉल्यूट शर्त ये है ऐसा होना चाहिए जो नॉन वोलेटाइल, जिसको वेपराइज ना किया जा सके। ये कौन होते हैं? ये हैं शुगर है, यूरिया है,
और इस तरह की चीज़ें नॉन वोलेटाइल है। तो ये लोग का सोल्यूशन बना दिया, मतलब तुमने आइसक्रीम बना दी। वही 1 लीटर पानी था, पहले उससे फ्रीज कराया, अब सेम पानी है, उसको फिर से टेम्परेचर बढ़ा कर अपना ले आए, अब फिर से दोबारा काम कर रहे हैं। उस पानी के अंदर हमने शुगर को डिजोल्व करके सोल्यूशन बना दिया, तो एक शरबत बना दिया। अब हम उसको फ्रीज करेंगे तो आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं। अब आइसक्रीम बनाने के लिए चले तो वही प्रोसेस, टेम्परेचर कम करते गए, करते 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 वही जब 2 डिग्री पर आया, जहाँ पहले वाटर ने आइस बना दिया था, इस बार 2 डिग्री पे आइस नहीं बना, तो क्या हुआ, वही लिक्विड रहा। तो अब हम लोगों ने टेम्परेचर और कम करा, 0 पे गए नहीं हुआ, -2 पे गए नहीं हुआ, माइनस का मान लो 6 डिग्री पे जाकर ये दोबारा फ्रीज हो गया, आइस बन गया। अब इसका मतलब है कि तुम्हारे टेम्परेचर में कितना कमी आ गई, पहले 2 पे हो रहा था, -6 पे हो रहा है, तो 2 से 0, 0 से -6 कितना आ गया, डेल्टा टी की वैल्यू 8 डिग्री सेल्सियस हो गई। तो इसी को हम कहते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का कमी हो जाना। कब हुआ, जब हमने वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालकर कोई एक सोल्यूशन तैयार कर दिया, तब ऐसा होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है। ठीक, तो अब इसमें 2-3 पॉइंट लिख देते हैं कि वेपर प्रेशर सोल्यूशन का तो हम लोग जानते ही हैं क्या है, तो यहाँ पे लिख दो वही बात पुरानी वाली जो हम लोगों को पता ही है। When a non-volatile solute is added to a volatile solvent, ठीक, its वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। पुरानी बात है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, ले लिया हमने ये बात, चाहे तो ये नहीं भी ले सकते, छोड़ भी सकते हैं। एंड फ्रीजिंग पॉइंट बिकम्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो वेपर प्रेशर में इसमें सबसे पहली बात तो कमी आ गई, तो वेपर प्रेशर कमी हो गया, किससे, सॉल्वेंट से, ठीक है। अच्छा, तो फिर इसके बाद द डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ प्योर solvent and solution is known as depression in freezing point। फिर एक बात और लिख लो, the freezing point of solution is always less than freezing point of solvent, freezing point of solvent, ठीक। फिर अगली बात कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट या डिफरेंस एंड फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही लिख सकते हैं। तो क्या अच्छा रहेगा, डिप्रेशन लिखते हैं या डिफरेंस लिखते हैं, चलो डिप्रेशन ही लिखते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी, डेल्टा जितना डेल्टा टी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलैलिटी, डायरेक्टली। इसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, क्या जाएगा, के एफ और एम। के एफ क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, के एफ। तो ये तो एक पहला रिलेशन बना, अभी मोलैलिटी रख के भी बनाते हैं, मगर ये यहाँ से हो गया मोलल
डिप्रेशन कॉस्ट, डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक, इसको एक और भी कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ये क्या है? ये है मोलैरिटी, स्मॉल एम वाली है। ये क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको और ओपन करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा T2 माइनस T1। ठीक है, ये T2 माइनस T1 कमी होगी, तो कमी को माइनस साइन ना दें, तो इसको हम बजाय T2 माइनस T1 करने के पहला 1 में से T2 माइनस करेंगे। पहले वाला ज़्यादा है ताकि पॉजिटिव आंसर आए। T1 माइनस T1 फॉर एग्जाम्पल 2 डिग्री सेल्सियस था, ये वाला बहुत कम वाला था माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस, तब इसमें जो आया डिफरेंस 8 आया, ना कि -8। ठीक, ये यूनिट तो उसकी भी वही है बच्चों। इसको अगर चाहो तो डिफाइन कर लो। तो KF को डिफाइन करेंगे तो कैसे होगा? व्हेन स्मॉल m इक्वल टू 1 तो डेल्टा TF इक्वल टू KF। एक लाइन लिख दे रहे हैं, पहले नोट कर लो। नोट हो गया सबका? बताओ बच्चों, नोट हो गया क्या? ठीक, ये इस टाइम कैमरे से बाहर निकल गया था, तो इसमें लिखा है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये लिखा है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये लिखा है डिप्रेशन फिशिंग पॉइंट। थोड़ा सा और कैमरे को नीचे और पीछे किया जाए। ठीक, नोट हो गया तुम्हारा। अब बच्चों चलते हैं इसके और आगे। तो इसके और आगे आए तो हम लोगों ने देखा, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे बनती है, इस वाली डेफिनेशन को लिख लो कि इसको इस तरह से लिखेंगे बच्चों। ये तो है लैंग्वेज में, कैसे लिखते हैं? मतलब एक्सप्रेशन में ये है कि इफ स्मॉल m इक्वल टू 1 कॉमा तो KF इक्वल टू डेल्टा T और सबस्क्रिप्ट में छोटा सा f ये है। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा, इसको बोली में कैसे कन्वर्ट करें? क्या कहेंगे? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। बस इस बात को बोलना सीखो, रटना नहीं इसको। यहाँ से इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो यही इक्वल टू ये कब? व्हेन ये इक्वल टू 1। बस इस बात को बोलना। तो हम इसका नाम, दोनों नाम लिख दे रहे हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ब्रैकेट में क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक। अच्छा, इज इक्वल टू या इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, ये भी कह सकते हैं। इज इक्वल टू डिप्रेशन इन freezing point when concentration of solution is unity का मतलब 1। जब कंसंट्रेशन की सोल्यूशन की 1 है, उस वक्त जो भी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट आया, जो भी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आया, वही चीज ही हमारी होगी हमेशा KF होगी। हर सोल्यूशन के लिए या हर लिक्विड के लिए KF की वैल्यू कुछ अलग है, तो वो वैल्यू हमें दी जाएगी। ये सारी वैल्यू देकर KF निकलवा सकता है, जैसे कि AD की जरूरत थी। तो अब इसके आगे बढ़ जाओ, जैसे कि होता था, तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। मोलैरिटी क्या होती है? रख दो उसकी वैल्यू, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये दोनों चीज किसकी हैं? सॉल्यूट की। ये कैपिटल W किसका? सॉल्वेंट का, और ऊपर यहाँ पर 1000। बस अब इसका नामकरण फिर से एक बार सुने। ये क्या है? ये है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है? ये है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है? ये है गिवन मास,
गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है? अभी जो नाम लिखा था इसमें मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, बस ये क्या है? यही है डिप्रेशन। चेंज इन क्यों नहीं कहा? चेंज में घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। डिप्रेशन इसलिए कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घटा ही है, ठीक है, इसलिए डिप्रेशन। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को जरा और ओपन करें तो यही डेल्टा टी एफ जो है वो T1 माइनस T2 निकलेगा। T1 है सॉल्वेंट का, ये और खोल के इसे लिखते हैं बाद में, क्वेश्चन में हमें T1 T2 तक पहुंचना होगा। ये है सॉल्यूशन का। चलो अब करते हैं इसके क्वेश्चन। इतनी बात अगर समझ चुके हो तो इसके क्वेश्चन की दुनिया में चला जाए। यूनिट इसकी एक रह गई है, तो यूनिट इसकी क्या होगी? वही यूनिट जो केवी की होती थी वही केएफ की होती, सेम यूनिट है, ठीक है, सेम यूनिट है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। एक बात और, चलो लिखाए चले, चलो इससे हम बाद में लिखा दें। मतलब एक ऐसे सॉल्यूशन भी होते हैं जिनका नाम है बच्चों एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कौन से हुए? जो कि फ्रीज ना हो सके। जैसे कि अभी एक पॉइंट लिखाएंगे, थ्योरेटिकल है पैराग्राफ, ये इसके क्वेश्चन कर ले और इसके क्वेश्चंस में भी मिलेगा ये बात। क्या मिलेगा कि जो कोल्ड कंट्रीज हैं जहाँ पर टेम्परेचर 0 से भी कम चलता है, 0 पर तुम्हें पता है कि वाटर ही आइस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट है। मगर जिन कंट्रीज का टेम्परेचर या जिन एरियाज का -2 -4 होता है तो वहाँ पर आइस जम जाती है। तो आइस जब जम जाती है तो वहाँ का बड़ा अजीब सा एक मैटर हो जाता है। जैसे गाड़ी है तो तुम्हें पता है हमेशा आइस का जो वॉल्यूम है वो लिक्विड के कंपेयर में ज़्यादा होता है। जैसे एक ग्लास है, हमने पूरा फुल ले लिया पूरा वाटर का, उसी को फ्रीज करके हमने आइस बना दिया, तो आइस का वॉल्यूम हमेशा उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब उसमें होता है क्या है, अब सपोज करो हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो अगर ज़्यादा में हम लोग का टेम्परेचर यहाँ पर एटमॉस्फेयर का गिर के -5 हो जाए, तो तुम्हें पता है कि जो हम लोगों की पाइपलाइन है इसके अंदर पाइप में वाटर सब भरा रहता है, ठीक, घर में ऊपर से नीचे तक और बाहर से घर तक सब पाइप में पानी रहता है। अब जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो ये वाटर जो था ये फ्रीज होगा, ये फ्रीज होगा तो ये आइस बनेगा, और जब ये आइस बनेगा तो आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो ये पाइप जो है इसके बस्ट हो जाएंगे, ये जगह जगह पर इस तरह से क्रैक हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम हो गया ना। और वो वॉल्यूम ये नहीं कि तुम सोचो कि आइस जो है वो काफ़ी कमज़ोर है और पाइप जो है लोहे का है, नहीं, आयरन कुछ नहीं करेगा। उसका जब एक्सपेंशन होता है तो इतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है कि कितना भी मजबूत पाइप हो ये क्या होगा, बस्ट हो जाएगा। तो अब ये जब क्रैक हो गया तो इस तरह से पाइपलाइन की बहुत दिक्कत हो जाती है। और दूसरी चीज़ की ये प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे गाड़ी के रेडिएटर है, रेडिएटर में पानी डाला जाता है, इंजन का एक पार्ट होता है ना जो इंजन को ठंडा करने का काम करता है, तो पानी डाला जाता है, तो वो पानी क्या कर रहा होता है, गर्म इंजन को बार बार कूल कर रहा होता है। तो उस रेडिएटर में पानी भरा हुआ है, वो पानी फ्रीज हो गया, वाटर फ्रीज हो गया, आइस बन गया, आइस बन गया तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया, एक्सपेंशन हो गया तो इंजन भी खराब हो जाते हैं, ठीक, ये भी। तो अब उसके लिए ऐसे सोल्यूशन हमने डाले या ऐसे सोल्यूशन बनाए जो कि हम एंटी फ्रीज सोल्यूशन कहते हैं। जैसे इसमें ग्लाइकॉल की कैटेगरी आती है। वो क्या हुआ, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि शुरुआत में जब हमारा सॉल्वेंट था तो इतने टेम्परेचर तक फ्रीज हो रहा था। अब उसके बाद हमने क्या करा, वहाँ पर इस तरह का उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया कि अब जो सोल्यूशन बना उसका टेम्परेचर इतना कम करना पड़ता है आइस बनाने के लिए। सपोज कर लो ये 0 डिग्री पे था और ये अब इसकी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ा दी, क्योंकि तुम जानते हो कि बार बार जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन उतना ही पीछे जाएगा ग्राफ। तो हम यहाँ 2 ही बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमने ले लिया 10 डिग्री सेल्सियस, यानी ये फ्रीज होगा 10 पे और वहाँ का टेम्परेचर मिनिमम जाता है 5 तक, यानी हम लोग सेफ रहेंगे। अगर हम पहली स्टडी कर लें कि इस एरिया का टेम्परेचर कितना तक गिर सकता है, -20 तक, -30 तक, तो हम उससे भी काफ़ी मार्जिन लेकर उसको कम में ले जाएंगे।
तो ये क्या है, एंटी फ्रीज सोल्यूशन है। तो जब इनको पानी में मिला देते हैं, जैसे इसमें ग्लाइकॉल लिया और रेडिएटर में जो पानी इंजन में भर रहे हैं उसके अंदर हमने मिला दिया, तो अब क्या होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। अब ये -5 पे भी चला जाएगा आसान से, तो वहां पे फ्रीज नहीं होगा। ठीक, तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं एंटी फ्रीज सोल्यूशन, जो कि क्या करते हैं, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को और कम और पीछे कर देते हैं, 0 से और नेगेटिव। जैसे -5 पर हो रहा है तो हम -10 तक शिफ्ट कर सकते हैं, -10 से और पीछे किस करना चाहें तो -20 तक शिफ्ट कर दें। तो इस तरह से हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं बच्चों एंटी फ्रीज सोल्यूशन। तो ये जो कि थ्योरेटिकल बात है, तो आराम से लिखते हैं, पहले इसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं, इसको देखने की फार्मूला इसका किस तरह से यूज होगा, कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, और इसकी शुरुआत करते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन बच्चों नोट करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि फर्स्ट क्वेश्चन कितना ले लिया जाए, ये ले लिया हमने 50 क्वेश्चन, या 100 ले लिया। 100 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का मतलब समझ रहे कौन है, ये वही है एंटी फ्रीजिंग। 100 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट, वो एजेंट है, इज एडेड to 400 gram of water। ठीक है, वाटर मिला तो कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। Point of the solution, of the solution। दो चीजें हमें फाइंड करना है बच्चों। तो समझो, जरा से सोचो इसमें कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है और इसमें उससे निकाला जाए। बस इसका KF और देख लो 1.86 होता है, तो KF उन्होंने दे रखा है 1.86 यूनिट नहीं है कैलोरी, केल्विन पर मोलल या केल्विन केजी पर मोल। तो ये हो गया, ये KF है, किसका है, वाटर का। तो KF फॉर वाटर 1.86 है। तो देखो जरा ट्राई करो से, वरना हम लिखें इसको। है, आ गया, ये कर रहे हो। चलो हम भी लिखते हैं, और देखो पहला क्वेश्चन ही हमसे कराने लगे, एक तो कम से कम कर देते हैं इसमें। अरे तुम तो एक्सपर्ट बच्चे हो, तुम तो सब कर डालते हो बच्चों। हाँ भाई, सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का मतलब डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया, डेल्टा T है।
तो केएफ की वैल्यू तो दे ही रखी है। केएफ कितना हो गया 1.86 गिवन मास। मास कितना है ये दोनों चीजें सैल्यूट की होती हैं। मास ऑफ गिवन मास ऑफ सैल्यूट मोलर मास। सैल्यूट क्या है? अच्छा इथाइलिन ग्लाइकॉल का तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता होगा। ठीक ठीक, ये तो हमारा हो गया 100, डब्ल्यू की जगह 100 हो गया। मोलर मास अभी इसका निकालना है, अभी निकालते हैं, पहले ये रखते हैं। ये W जो है अपना मास ऑफ सॉल्वेंट है जो कि 400 है। ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला, ही होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये तो इसमें कार्बन कितने हो गए? C2H6 4 हो गए और 2 6 और O2। तो अब इसे कैसे लिखेंगे? 12 × 2 + 6 + 2 × 16। तो यहाँ 24 तो ये आ गया, 6 ये आ गया और 32 ये आ गया। इस तरह से पाया जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जोड़ दो। ये 62 निकल कर आ गया मुझे। तो 62 जो है इसका मोलर मास, तो मोलर मास 62 डाल दो, खत्म करो। देखो डिराइव करके मतलब सॉल्व करके कितना आया? अब 562 ये आ गया डेल्टा TF, जो भी आया उतना डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब हमें निकालना है बच्चों इसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे बताओ? पहले ये सॉल्व करके बताओ जरा, कितना है? समीक्षा, खुशी, हिमांशु बताओ। 4.03 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आ गया। अब जो तुम्हारा ये आया तो पहला आंसर हो गया तुम्हारा। मगर सेकंड पार्ट में तुम्हें क्या करना है ये बात जरा सोचो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में अभी हम देख रहे थे डेल्टा TF जो था वो T1 - T2 था। T1 किसका है? सॉल्वेंट का, और T2 किसका है? सॉल्यूशन का। ये है सॉल्यूशन का। तो अब इससे T2 को निकालने के लिए हम लोग क्या करें बताओ बच्चों? T2 को निकालने के लिए T2 उधर ले जाए, पॉजिटिव हो जाएगा। T1 माइनस का डेल्टा TF हो जाएगा। तो T1 कितना होता है? T1 का मतलब कौन था? पहले वाटर ही तो था। वाटर का तो सब वेल नोन होता ही है, सब पता रहता है। कितना? वाटर का होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मगर टेम्परेचर सेल्सियस में लगाएंगे नहीं, उसको हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो केल्विन में सिंपली तो हम लोग 273 ऐड कर देते हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दो तो जो भी आएगा वो केल्विन में बन जाएगा। मगर फिर भी एक्चुअल कैलकुलेशन के लिए तो 273.15 लिया जाता है। तो इस तरह से इस T1 की वैल्यू रखो बच्चों। तो T1 की वैल्यू यहाँ पर रखा 0 डिग्री सेल्सियस की जगह पर 273.15। ये बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग हो गई। माइनस डेल्टा TF तुम्हारा कितना था? 4.03। अब जो भी बच के आ रहा है, जो भी बच के आया उतना क्या केल्विन, बस उतना केल्विन तुम्हारा T2 आ गया। ये आ गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये लिखो पहले, फिर अगला क्वेश्चन चलो। क्वेश्चन था। हाँ बताओ। जो हमारे यहाँ पर डेल्टा T आया है वो जो डेल्टा T आया है वो डिग्री सेल्सियस में लिया है, और जो बोइलिंग पॉइंट है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है वो अपने केल्विन में लिया है। अरे ये सेल्सियस नहीं, देखो वैसे इसमें क्या है, ये सेल्सियस नहीं, ये भी तुम केल्विन कह सकते हो। इसके लिए एक एग्जांपल देखें।
तो मैं हमेशा ही केल्विन में रखना है, ठीक है। अब एक ये ऊपर वाली जगह हटा दें, थोड़ी जगह बचाएं। जैसे मान लो कभी भी टेम्परेचर है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है ये, इस बॉडी का पहले टेम्परेचर T1 हुआ करता है, सपोज कर लो 10 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे कितना हो गया 273 + 10 हो गया, तो यहाँ पर 283 निकल कर आ गया, ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया। तो हम डिग्री सेल्सियस में बोले तो ये, और केल्विन में बोले तो ये। अब हमने इस बॉडी को हीट दी, हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर हो गया है T2 जो कि 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इस 20 डिग्री सेल्सियस को 273 और +20 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 293 केल्विन हो जाएगा ये। अब तुम यहाँ पर एक बात समझो, अगर डिफरेंस निकाला जाए तो यहाँ पे डिफरेंस डेल्टा टी अगर हम कर रहे हैं T2 - T1 तो 20 - 10 करेंगे तब भी बचेगा 10 डिग्री सेल्सियस। और इधर अगर हम यही डेल्टा टी केल्विन में कर रहे होते 293 - 283 = 10 केल्विन। तो जब डिफरेंस की बात होती है तो चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में, दोनों वैल्यू हमेशा इक्वल आती हैं। जब भी दो टेम्परेचर माइनस करोगे तो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में, उनका डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। मगर जब इंडिविजुअल एक वैल्यू अकेली लिखेंगे तब सेल्सियस में अलग वैल्यू होती है और केल्विन में अलग होती है, तो बहुत ज़्यादा अंतर होता है। मगर जब डिफरेंस लें तो हमेशा सेम निकल कर आएगा। तो यहाँ पे बात चूंकि डेल्टा टी की थी, तो चाहे हम डिग्री सेल्सियस लिखें या हम केल्विन लिखें, वो दोनों ही बातें सही होंगी। मगर जब तुम्हें कोई एक टेम्परेचर लिखना है, सपोज कर लो ये लिखना है या ये लिखना है, तब केल्विन ही होगा। बोलो बात क्लियर हो पाई? यस सर। ठीक, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक लिखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और सुंदर सा। एडिशन ऑफ अ कंपाउंड ऑफ addition of a compound of 0.5 gram to of 0.5 gram to 50 ml to 50 ml of benzene डेंसिटी दे रखी है बच्चों 0.2 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी। फिर कहा गया लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट lower the freezing point from कहाँ से 5.50 to 5.20, इतना उन्होंने कम कर दिया। ठीक, if Kf for benzene, if Kf for बेंजीन कितना दे रखा है भाई 5.12, ठीक है। केल्विन केजी पर मोल, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। सोचो बच्चों जरा इसे कैसे किया जाए, सोचो। अच्छा है, छोटी सी बात है, और जो भी बात है जहाँ हमने उलझाने की कोशिश करी है वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, छोटे बेसिक्स में पढ़ चुके हैं।
करें क्या? करा जाए? क्या कर रहे हो? क्या है आज तुम लोग? थोड़े ज्यादा बुझे बुझे से नहीं लग रहे हो? कुछ एनर्जी कम लग रही है हमें। देखो भाई, 0.5 ग्राम ऐड करेंगे कंपाउंड के बेंजीन में। ये जो बेंजीन है 50 ml वाली, तो ये है सॉल्वेंट। ये 0.5 ग्राम जो है ये हमने ऐड करा है, और ये केएफ हमें दे रखा है बेंजीन का 5.12। मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता, मोलर मास, मोलर एडिशन ऑफ कंपाउंड। अच्छा, मोलर मास हमें नहीं पता है सॉल्वेंट का निकालना, ये हमें पता है, ये तो बेंजीन है, मगर इसका मास कितना है? तो उन्होंने वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी। हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी थी कहाँ गई? डेंसिटी 0.2, वॉल्यूम है 50, तो ये कितना आ गया बच्चों? 10 आ गया। ठीक, तो मास इसका 10 लगा दिया, बस सॉल्व कर लो। तुम्हारा डेल्टा टी की वैल्यू भी दे रखी है। डेल्टा टी क्या होगा? T1 माइनस T2, तो T1 कितना था? ये 5.2, तो 5.2 माइनस 5.12, ये जो आया वो डेल्टा टी है। एन निकालो, देख लो कितना है, एन फाइंड कर लो। आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेल्टा टी उन्होंने कहा है कि इतने फ्रीजिंग पॉइंट्स, अरे यार हमने कुछ अलग लिख दिया, एक मिनट उल्टा लिख दिया। ये इतने से घट के इतना हो गया, हमने ये दोनों वैल्यू डिफरेंस ले लिया। पहले था 5.5, तो 5.5 से डिग्रीज होकर रह गया ये, तो ये हमारा T1 हुआ सॉल्वेंट का, फिर कम होकर सोल्यूशन का ये, तो 5.2 ये माइनस। सही है, बहुत अच्छा ध्यान दिया। हमने देखा ये दो वैल्यू लिखी, दो ही होंगी टेम्परेचर, पहले बार वाला। आंसर 16.67 है। कितना कितना? 16.67। 16.67, 16.67। ठीक, कितने ग्राम लिखेंगे उसके आगे? अच्छा भाई, चलो एक बार का क्वेश्चन कर लेते या कल करें फिर? कर लेते हैं। चलो देखो एक क्वेश्चन और। इस बार तुम्हें दो कंडीशन में दे रखा है, कल जैसे किया था उसी तरह का है इसमें। तो ठीक, तो देखो बच्चों, क्वेश्चन है इसमें कि एक सेलेनियम है, तो KF फॉर बेंजीन वो उन्होंने दे रखा है, जो 4.9 दे रखा है KF, पहले ही दे रखा है KF फॉर बेंजीन ये 4.9, ठीक है। केल्विन kg पर मोल, चलो इसकी यूनिट लिख ही देते हैं, केल्विन kg पर मोल। ये फिर इसके बाद क्या हुआ? when 3.26 ग्राम, when 3.26 ग्राम of selenium, Se selenium is dissolved in
इज डिसॉल्व इन ठीक है बच्चों, डिसॉल्व करेंगे किसमें 226 ग्राम ऑफ बेंजीन ऑफ 226 ग्राम ऑफ बेंजीन इसमें डिसॉल्व कराएंगे। ठीक है भाई, डिसॉल्व हो गया। अब फ्रीजिंग पॉइंट जो पाया गया वो इतना 0.1 फ्रीजिंग पॉइंट, या सीधा डिप्रेशन ही लिख दे रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो कितना पाया गया 0.112 ये पाया गया 0.112, इतना तुम्हारा कम आया डिग्री सेल्सियस। भाई बात है, देखो ये डिफरेंस है तो डिफरेंस का मतलब केल्विन है, उससे कोई मतलब नहीं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सेलेनियम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सेलेनियम if atomic mass of selenium is, एटॉमिक मास की वैल्यू उन्होंने दे रखी है बच्चों, कितना है 78.8, तो आसानी दे देते हैं 78.8। चलो वैल्यू हो गई। अब तुम सोचो जैसा कल वाला था क्वेश्चन उसी पैटर्न पर ही क्वेश्चन है। अच्छा, जो अभी तक हम सारे क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन किया था वो भी कई बार आया है, सेकंड वाला जो हमने किया था वो 3 बार आया है, ये क्वेश्चन 2 बार आया है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ये इसलिए बार बार करते हैं ताकि हमें पता लगे कि बोर्ड में कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं और किस तरह की वैल्यूज यूज होती हैं। ठीक, तो अब देखो बच्चों इसके अंदर हम लोग क्या करें, पहले तो मोलर मास निकाल लें इसका। तो KF तो दे रखा है, तो डेल्टा KF इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, और यहाँ पर 1000, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा TF तो सीधे ही दे रखा है, घटाना भी नहीं पड़ रहा है, कहाँ गया 0.112 ये दे रखा है। गिवन मास कितना था 3.26 ग्राम सेलेनियम डाला है, ठीक है 3.26 डाला है। मोलर मास हमें फाइंड करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 226 ही है। अब सपोज कर लो m की वैल्यू तुम्हारी आ गई, कुछ भी आ गई, m की वैल्यू आ गई 500। सपोज कर लो m सॉल्व होकर अब निकालना 500 आ गया, तो इसका मतलब मोलर मास SE8 आया, सही कहा SE8 आया। तो जैसे ही आया तो तुम यहाँ पर x निकालोगे, जैसे कल x निकाला था, तो x इंटू मास ऑफ सेलेनियम इज इक्वल टू जितना भी आएगा निकल कर वो रखोगे, तो x की वैल्यू रखोगे, ये जितना आया है वो सेलेनियम की वैल्यू कितनी आई, सेलेनियम का यहाँ पर है 78.8, इसको 78.8 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, तभी तुम यहाँ लिख दोगे, तो सेलेनियम 8 है। मतलब 8 सेलेनियम मिलकर एक मॉलिक्यूल तैयार कर रहे हैं, इस हिसाब से ये निकल कर आया। ठीक है बच्चों, कर लेना। और ठीक है, कल ये चैप्टर ये मोस्ट प्रॉब्ली खत्म हो जाएगा। एक